कि एसबीएल के अंदर जो है वो सबसे पहले तो मैं खैर स्टार्ट करता हूँ राइट फ्रॉम welcoming you all. Welcome to the ACCA SBL Strategic Business Leadership Examination. My name is Sheikh Bilal Haq. You must have heard about it. You must have heard about me. आपने सुना होगा लोगों से या कहीं ना कहीं से आपको पता चला होगा. For that is the reason that you guys are sitting in front of me. अच्छा देखो, SBL पढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. SBL पढ़ाते हुए बताएं इस अटेम्प्ट में यानी कि मार्च 2021 में आप लोग कितने पेपर दे रहे हैं. आप मुझे चैट ऑप्शन में बता सकते हैं आप लोग कितने पेपर दे रहे हैं मार्च 2021 के अंदर. जी, हाउ मेनी पेपर्स आर यू अटेम्प्टिंग इन मार्च 2021. चैट ऑप्शन यूज कर लें. हाँ, तो अच्छा यार, SBL एंड SBR. अच्छा, और SBL एंड SBR का पेपर जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एक मिनट. हाँ, अच्छा, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग कितने पेपर दे रहे हैं. व्हाट अबाउट अदर्स जी. बाकी लोग कितने पेपर्स दे रहे हैं मार्च अटेम्प्ट में, कितने पेपर्स दे रहे हैं आप लोग. अच्छा साथ एक चीज और बेटा, एक चीज और बेटा, साथ जो तुम पेपर मार्च अटेम्प्ट में दे रहे हो वो तुमने दोनों एग्जाम यानी दोनों की अभी क्लासेस जो है वो आफ्टर दिसंबर लेना शुरू की जी. दोनों की क्लासेस आपने आफ्टर दिसंबर लेना शुरू की. ओके, अच्छा चले, क्योंकि अब नाउ मोर स्टूडेंट्स हैव जॉइन, मैं आपको थोड़ा सा यू आर साद इज फ्रॉम सीए बैकग्राउंड. गुड. व्हाट अबाउट अदर्स. वहाब इज आल्सो फ्रॉम सीए बैकग्राउंड. जी, बाकियों के बारे में बताइए प्लीज. व्हाट अबाउट रेहान, इमाम, वकार, आपको तो मैं जानता हूँ खैर. जी, व्हाट अबाउट रेहान एंड इमाम. जी रेहान, आप कहाँ से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, मुझे बताएं. आर यू डायरेक्टली फ्रॉम सीए और अच्छा वो चलेगा. व्हाट अबाउट रेहान. जी रेहान सीए से, ठीक है. अच्छा देखो, अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड से एसीसीए के अंदर आना, सर सबसे पहली बात तो आप ये बताएं क्या आप भी. हाँ भाई, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. आपको पता है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरा नाम सीए के अंदर भी सुना होगा. आई बीन टीचिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिंस नाउ मोर देन 2 days. ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंसी से भी मेरा वास्ता है. मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ और मैंने खुद भी ट्रांजिशन किया था. सीए से मैं ईसीसीए में आया था और सीए ईसीसीए के पेपर मैंने साथ दिए थे. यार ईसीसीए के अंदर मेजॉरिटी, क्योंकि मेरे पास सीए का बच्चा भी बैठा हुआ है तो मैं बड़ा एक प्रिसाइजली आप लोगों से बात कर सकता हूँ. देखो, सीए से ईसीसीए में आना इज अ वेरी 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 गुड ऑप्शन, वेरी गुड चॉइस. बिकॉज तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर्स निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. सो यार, व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी हैव राइट नाउ, व्हाट इज द पर्टिनेंट ऑप्शन दैट वी कैन अज्यूम इन हैविंग राइट नाउ, और उसमें क्या होगा. तो यार देखो, एसीसीए के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि एसबीएल का एग्जामिनेशन, सवाल सिर्फ स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का एग्जामिनेशन क्या सीए के बीएमएस जैसा एग्जाम है जो कि फाइनल में होता है. नंबर वन, क्या मैं सीए की बीएम की बुक पढ़ लूं तो मैं एसबीएल पास कर जाऊंगा, आपकी क्लासेस लूं ना लूं, इसका भी मैं जवाब देके जाऊंगा. मुझे यहाँ पे पैसे नहीं कमाने के मैं बोल रहा भाई मेरे पास बैठोगे तो पास होगे वरना नहीं होगा. बीएमएस की क्लासेस क्या मैं लूं या ना लूं, इसका जवाब. और तीसरी चीज, सर अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ता हूं तो क्या उसकी, और क्योंकि सर आपने तो बीएमएस का पेपर दिया होगा, बिल्कुल दिया हुआ है मैंने, क्या आपने भी सीए से जब एसीसी में आ रहे थे तो एसबीएल का पेपर पढ़ा था. मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ. या जब मैं सीए से एसीसी में आ रहा था तो उस वक्त P1 P3 होते थे. मुझे ऐसा लगता था कि बीएम जो है वो बिल्कुल सेम है P1 P3 के, लेकिन देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस. क्या डिफरेंस था, जरा मेरी बात समझना. देखो बेटा, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी से एसीसी में आते हो तो एसबीएल वो वाहिद पेपर है जो सीए से बहुत ज्यादा मुशाबियत नहीं रखता. मुशाबियत मीन्स सिमिलैरिटी नहीं रखता. SBL is a complete strategy based paper. It's a complete strategical paper.
It's a paper that is dependent upon how do you draft your answer. It's about case studies. It has nothing to do with rectification. बेटा ये पूरी केस स्टडी रिलेटेड पेपर, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। एसबीएल के एग्जाम में और बीएमबीएस के एग्जाम का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एसबीएल जो है वो आपको प्रोफेशनल मार्क्स देता है, जो कि बीएमबीएस नहीं देता, यानी कि बीएमएस नहीं देता। बीएमएस का पेपर इज टोटली अबाउट रेक्टिफिकेशन। एसबीएल के एग्जाम में आपके पास एक केस स्टडी आती है, आपका पेपर का स्ट्रक्चर ही बदल देती है। वो आपका 4 घंटे का पेपर होता है एसबीएल का। सर ये 1-1.5 घंटे का पेपर नहीं है सर, ये दिस इज अ 4 आवर्स कंप्लीट पेपर, और जो आपने 4 घंटे के अंदर अटेम्प्ट भी करना है और उस 4 घंटे के अंदर उस चीज को जो है वो लेके भी चलना है। तो एसबीएल पेपर इज moreover concerned with SBL paper is moreover concerned with the element of क्या नाम है आपका, केस स्टडीज। अच्छा, एसबीएल के एग्जाम में बेटा 20% मार्क्स, 20 मार्क्स आपको प्रोफेशनल स्किल्स के मिलते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय 20 मार्क्स मुझे प्रोफेशनल स्किल्स के मिलते हैं? जरा समझना मेरी बात को बेटा। 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के मिलने का मतलब है कि एसबीएल के एग्जाम में आपको 20% मार्क्स मिल रहे होते हैं फॉर शोइंग योर प्रोफेशनल स्किल्स। फॉर शो, मैं अपना कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ। फॉर शोइंग योर प्रोफेशनल स्किल्स। सर प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब है वो स्किल्स जो कि तुम्हारे 20% मार्क्स को एक्यूमुलेट करता है। यानी 20 मार्क्स तुम्हें एसबीएल दे रहा है, एसबीएल का पेपर तुम्हें 20% मार्क्स दे रहा है ऑन शोकेसिंग। ये कैश मार्क्स होते हैं, याद रखना मेरा बच्चा, ये कैश मार्क्स होते हैं, ये फ्री के मार्क्स है। 20% मार्क्स तुम्हें मिल रहे हैं for showcasing communication skills, for showcasing evaluation skills, for showcasing commercial acumen skills, for showcasing skepticism skills, for showcasing analysis skills। अब ये सवाल मेरे दिमाग में आता है, सर ये 20% मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं? बिल्कुल फ्री के मार्क्स है सर। इस 20% के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखना इस 20% मार्क्स को अटेन करने के लिए, इस 20% मार्क्स को अटेन करने के लिए तुम्हारे पास एक बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए कि तुम्हें इस 20% मार्क्स अटेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसका मतलब है, सुनना मेरी बात, ख्याल से सुनना। सर एसबीएल एग्जाम इज वेयरिंग द कैप स्ट्रेटेजी। सर वेयरिंग द हेड स्ट्रेटेजी मतलब तुम्हें एग्जामिनर कहेगा that you are the CFO of the company and you have to prepare a financial analysis. You are the CFO of the company. तुम्हें पूरा पेपर का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, पूरा एक सिनेरियो दिखाया जाएगा, और तुम्हें कहा जाएगा you are the let's suppose the CFO of the company and you have to draft a financial analysis ऑन अ गिवन स्ट्रेटेजी। मिसाल के तौर पे तुम्हें एक स्ट्रेटेजी दी जाएगी कि हाँ, आपकी जो कंपनी है, लेट्स सपोज यूनिलीवर कंपनी, आपकी जो यूनिलीवर कंपनी है वो कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है इन लेट्स सपोज इन प्रोड्यूसिंग वेंटिलेटर्स। एक एग्जांपल है, एसबीएल के लास्ट पेपर में इस तरह का कुछ आया भी था। वेंटिलेटर्स में इन्वेस्ट करना चाह रही है, एक ऑडिट फर्म पे स्ट्रेटेजी आ गई थी लास्ट में, मैंने बच्चों को करा के भेजी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश गए हैं बच्चे मेरे। वो कहता है यार, एसबीएल का एग्जामिनर कहता है तुमने वेंटिलेटर बनाने जा रहे हो और तुम्हें फाइनेंशियल एनालिसिस दिया हुआ है, तुम्हें एनपीवी दे दिया, तुम्हें आईआरआर दे दिया, तुम्हें रेशोज दे दिए, और तुम इसको देखते हुए, इसको यूटिलाइज करते हुए तुमसे कहा जाएगा ड्राफ्ट एन ईमेल। नंबर 1 सुनना मेरी बात बहुत ख्याल से, ड्राफ्ट एन ईमेल, ड्राफ्ट अ मेमो, ड्राफ्ट अ लेटर, ड्राफ्ट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड, ड्राफ्ट लेट्स सपोज प्रेस रिलीज, ड्राफ्ट रिस्क रजिस्टर, कोई भी ऐसी चीज। मिसाल के तौर पर तुम्हें कहता है ड्राफ्ट एन ईमेल, और ईमेल ड्राफ्ट करो सीईओ को, तुम सीएफओ हो, तुम्हें बोला, तुम्हें टोपी बना दी सीएफओ की, तुम्हें कहा जाएगा नाउ ड्राफ्ट एन ईमेल टू द सीईओ ऑफ द कंपनी एंड लेट हिम नो इफ वी शुड एक्सेप्ट दिस स्ट्रेटेजी और रिजेक्ट इट। If we should accept this strategy or reject it, तुमसे कहा जाएगा ड्राफ्ट एन ईमेल, और ईमेल ड्राफ्ट करने के बाद उनको भेज दो। इसका मतलब है एसबीएल के एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको 20 मार्क्स स्किल्स के दिखाए जाएंगे। 20% of the marks are there for producing your professional skills। सर ये प्रोफेशनल स्किल्स होता क्या है? देखो सबसे पहला आपके पास आता है कम्युनिकेशन स्किल। देखो अब मेरी बात समझना, मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा।
एसबीएल का एग्जामिनर आपसे बोलता है, अभी जब हम ये पूरा हैंड आउट पढ़ लेंगे ना तो हम एक पेपर देखेंगे फॉरन पहली क्लास में, सर इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी आप करो, आप पहली क्लास में पेपर दिखा दोगे? हाँ, मुझे मेरे सब्जेक्ट पे ग्रिप है, मैं पहली क्लास में पेपर भी दिखा सकता हूँ और मैं पहली क्लास में तुमसे बात भी खुले से कर सकता हूँ कि भाई कहाँ पे तुम्हें किस चीज की जरूरत होगी, समझना। सर तुमसे कहता है यू आर दी सीईओ ऑफ द कंपनी, तुमसे कहता है यू आर दी एक्सटर्नल एनालिसिस्ट ऑफ द कंपनी, तुमसे कहता है यू आर दी एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तुमसे कहता है यू आर दी फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, तुमसे कहता है यू आर दी मार्केटिंग हेड ऑफ द कंपनी, तुमसे कहता है यू आर दी सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी, तुमसे इस तरह की बात करते हुए वो बोलता है यू आर दी ऑडिट हेड एंड यू हैव टू टॉक टू दी लेट्स सपोज ऑडिट ट्रेनी। तुम ऑडिटर्स हो ना, तुम सब तो सीए बैकग्राउंड से आए हो, तो तुम लोग सब ऑडिटर्स हो। तुमसे कहता है यू आर दी ऑडिट हेड एंड यू हैव टू ड्राफ्ट एन ईमेल टू द ट्रेनीज, आपने ट्रेनीज को ईमेल ड्राफ्ट करनी है। ठीक है सर, अगर मैं ट्रेनीज को ईमेल ड्राफ्ट करने के बारे में मुझसे बोल रहा है तो मैं ड्राफ्ट कर लूंगा, कोई मसला ही नहीं है। तुमसे कहता है यू आर दी ऑडिट हेड और तुमने ट्रेनीज को ईमेल ड्राफ्ट करना है। मेरी बात समझना, अगर तुमने ट्रेनीज को ईमेल ड्राफ्ट करनी है तो तुम्हारी टोन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जार्गन्स नहीं यूज करेगी। तुम ये बार बार, फॉर एग्जांपल तुमने बात करनी है अपॉन, तुमने बात करनी है ऑन द वर्क प्लानिंग, नया क्लाइंट शुरू करने जा रहे हो, तुमने वर्क प्लानिंग पे बात करनी है, तुमने बात करनी है ऑन वर्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करनी है, तुमने मटीरियलिटी सेट करवानी है, उससे मटीरियलिटी कैलकुलेट करवानी है, प्लानिंग मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट वाली मटीरियलिटीज तुमने सेट करवानी है। तुमने जाके इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस के ऊपर जो है वो एक 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 असाइनमेंट क्रिएट करना है। तो तुमने लिखा डियर मिस्टर बिलाल, you are the trainee of our audit department of our audit firm, and we would request you to please go towards the to please go on the company tomorrow and perform the following particular things। अब ये क्या है, ये मैंने डायरेक्ट टोन में, कम्युनिकेशन स्किल चेक करना सिर्फ, मैंने डायरेक्ट टोन में बात की है अपने से छोटे एम्प्लॉय को, यानी कि मैंने डायरेक्ट टोन में बात की, मैंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाए। लेकिन एसबीएल का एग्जामिनर अब तुमसे कहता है यू आर द ऑडिट हेड एंड यू आर टॉकिंग टू दी let's suppose writing an email to the CEO of the company। अब उसका देखना टोन ही चेंज हो जाएगी। अब तुम्हें ऑडिट हेड बना दिया और तुम्हारा सामने वाला कौन है? सर सामने वाला है CEO ऑफ द कंपनी। अब समझना मेरी बात को, whenever I'm talking to the CEO of the company, आप क्या लिखते हो? To dear Mr. Let's suppose Saad is the CEO of the company। Dear Mr. Saad, it's so pleasure to work at your company, and your company is always pertinent about providing the quality services that has a competitive edge over any other company in this entire world. We are trying our level best to generate every possible impact that may create or that may eliminate the internal control weaknesses। All we want is to identify certain elements of errors and fraud that we have identified during the course of audit। अब जरा समझ रहे हो तुम बात? ठीक है, जब मैं टोन की बात करता हूँ ना, जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता हूँ, तो जब मैं एक इंटरनल ऑडिट ऑफ हेड होते हुए एक एम्प्लॉय से, एक ट्रेनी से बात कर रहा हूँ, तो मेरी टोन कुछ और होगी। लेकिन जब मैं इंटरनल ऑडिट हेड होते हुए एक सीईओ ऑफ द कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो बेटा मेरी टोन कुछ और हो जाएगी। मेरी टोन के अंदर फर्क आ जाएगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में फर्क आ जाएगा। सर सेकंड चीज आती है आपके पास इवेल्युएट, क्रिटिकली इवेल्युएट। नॉर्मली बच्चा, मैं दो चीजें साथ समझाऊंगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बिटवीन इवेल्युएशन स्किल्स एंड एनालिसिस स्किल्स। सर इवेल्युएशन और एनालिसिस में क्या फर्क है? बेटा एनालाइज करना होता है एक सिचुएशन को कंप्लीटली, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताना। अगर तुमसे एसबीएल का एग्जामिनर कहता है प्रोज एंड कॉन्स डिफाइन कर दो, तो इसका मतलब तुम्हें एनालिसिस स्किल्स इवैल्यूएट करवा, तुम्हें एनालिसिस स्किल्स बता। इवैल्यूएट का मतलब होता है सिचुएशन पे बस बात करो। मिसाल के तौर पे वो तुमसे कहता है कि यार एक सवाल आया था TT4U के नाम से एसबीएल के एग्जाम में, एक सवाल आया था रुडोज रेलवे के नाम से एसबीएल के एग्जामिनेशन में। इन दोनों सवालों में पता है क्या पूछा गया था? उसने कहा है कि आपकी कंपनी की गुडविल खराब हो गई है, इस सिचुएशन को इवैल्यूएट करें। आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, आप प्रेस के हेड है, आप एक प्रेस के हेड है, और आप जो है ना इस सिचुएशन को एनालाइज करें। तो अब आप कैसे एनालाइज करते हो? आप क्या करते हो? आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हो एनालिसिस स्किल्स में, लेकिन इवैल्यूएशन में क्या करते हो? आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो, बस उस स्किल्स को डिफाइन करते हो, उस सिचुएशन को अपने अल्फाजों में बताना इवैल्यूएशन स्किल्स होता है। इवैल्यूएशन स्किल्स होता है। सर जी एक चीज और बताएं हमें,
व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल एक्यूमेन? किसी को पता है कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कमर्शियल एक्यूमेन? जी, इज देयर एनीवन हु वुड वांट टू नो? कोई बता सकते है? जी बेटा, किसी को पता है? अच्छा देखो, जितना पार्टिसिपेट करोगे ना बेटा उतना तुम्हें भी मजा आएगा। नहीं भी पता ना तो कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश तो करो। कोई मसला नहीं, सही बताने को तो कोई बोल ही नहीं रहा ना। अच्छा चले मैं ही बता देता हूँ, आई गेस आप नहीं बताने के मूड में। अच्छा, कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब है बिजनेस माइंड रखना। बिजनेस माइंड रखना। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ, तुमने मुझे बताना है, ठीक है? हम एक छोटी सी एग्जांपल कर रहे हैं और तुम मुझे बताओगे कि बिजनेस माइंड क्या होता है। मतलब मैं तुम्हें प्रूफ करूंगा कि बिजनेस माइंड क्या होता है। एक सेकंड रुकना बेटा। देखो ऑनलाइन क्लासेस में क्या मसले होते हैं यार। अच्छा खैर, कमर्शियल एक्यूमेन पे बात कर रहे थे। आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ अबाउट कमर्शियल एक्यूमेन। देखो यार, एक कंपनी है, उसके पास तीन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ए, और उसी कंपनी के पास है प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अच्छा, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और बेटा प्रोडक्ट सी। अच्छा, कंपनी की सेल्स अगर मैं देखता हूँ ना, तो कंपनी की 2,000 रुपए की सेल्स है इस पे, 5,000 की सेल्स है इस पे और 8,000 की सेल्स है इस पे। मुझे बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है? जी, विच कंपनी इज बेटर? कैन समवन टेल मी, कौन सी कंपनी अच्छी है? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा वो करेंगे ना, मैसेज पे जवाब देंगे चैट पे, तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा पढ़ाने में, आपको भी। प्लीज एक थोड़ा सा, विच कंपनी इज बेटर? जी वहाब, जी साद, जी रेहान, कौन सी कंपनी अच्छी है? चैट ऑप्शन यूज करें। सर डिपेंड्स अपॉन द सेल्स वॉल्यूम एंड प्राइस। वेरी गुड आंसर। भाई अभी अगर देखा जाए तो मुझे तो ये कंपनी अच्छी लग रही है, फॉर द लुकिंग एट द करंट इंफॉर्मेशन। मुझे तो जो है ना जनाब, ये कंपनी बड़ी मजे की लग रही है। ठीक है, करंट इंफॉर्मेशन को देखते हुए तो यार आई कैन इजीली से कि मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो यार इसको देखते हुए तो कंपनी सी की तो बैंड बजी हुई है। इसका मतलब है कंपनी सी तो बहुत ही बेकार है। कंपनी सी के तो हालात बहुत खराब चल रहे हैं। इसका मतलब कंपनी सी तो लॉसेस जनरेट करके दिखा रही है हमें। यार ये तो गलत हो गया कंपनी सी के साथ। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं, मुझे ग्रुप का प्रॉफिट बता सकते हो?
ग्रुप प्रॉफिट कितना है? सर जी ग्रुप प्रॉफिट तो सेम है ना, एक काम करें, दिस प्लस दिस प्लस दिस कर दे, ग्रुप का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं तुमसे एक स्ट्रेटेजी पूछूं, वेरी गुड, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, यार मुझे अगले 10 मिनट में ना ग्रुप का प्रॉफिट बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊंगा? मुझे अगले 10 मिनट में ग्रुप का प्रॉफिट बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊंगा? सर जी सिंपल काम करें ना, सिंपल काम करें, एक काम करें ना यार सर, आप भी ना सिंपल सा एक काम करें। क्या काम करूं भाई? प्रोडक्ट सी को बंद कर दे, प्रोडक्ट सी को बंद कर दे। जैसे प्रोडक्ट सी को बंद करूंगा तो मेरा ग्रुप प्रॉफिट देखो क्या हो जाता है ना? ये है कमर्शियल एक्यूमेंट की धजिया उड़ाना, ये है मुंशियों वाली सोच, ये है मुंशियों वाली सोच। कमर्शियल एक्यूमेंट कहता है बिजनेस की सोच रखना, कमर्शियल एक्यूमेंट कहता है बिजनेस की सोच रखना। दिस इज बेसिकली अ सोच ऑफ मुंशी, ये मुंशियों वाली सोच है। अगर मैं बिजनेस की सोच नहीं रखता तो मैं ये बोलता हूँ यार ठीक है एक प्रोडक्ट को बंद कर दो, खत्म हो गई बात। क्या पता वो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्या पता वो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा एक अहमियत रखती हो, क्या पता उस प्रोडक्ट की वजह से बाकी 2 प्रोडक्ट्स चलती हो, क्या पता वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमें लाजमी किया हुआ कि हमने वो प्रोडक्ट बनानी है। सो कमर्शियल एक्यूमेंट सोचता है बिजनेस माइंड, नॉट एन अकाउंटेंट माइंड। You should not have an accountant mind, you should have a business mind. There is a difference between having a business mind and an accountant mind. अकाउंटेंट माइंड ये कहता है कि आप जो है इस सोच की बेसिस पे चीजों को चलाओ और आपने एक प्रोडक्ट बन किया, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, खत्म बात। बिजनेस माइंड ये कहता है कि आपने उस प्रोडक्ट को बंद नहीं करना, उस प्रोडक्ट के बारे में आपने सोचना है और आपने ये देखना है कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग दैट प्रोडक्ट बेटर, मैं किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेहतर बना सकता हूं, आपने ये सोचना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं उस स्ट्रेटेजी उस किस तरीके से प्रोडक्ट को बंद कर दूं, नहीं। अगर आप बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली द प्रोडक्ट विल एंड, फिर तो कोई बात बचेगी ही नहीं। इसका मतलब है सर अगर मैं इस स्ट्रेटेजी पे पूरा उतरता हूं, अगर मैं स्ट्रेटेजी पे पूरा उतरता हूं तो कमर्शियल एक्यूमेंट मुझे बेसिकली हेल्प करता है इन गेटिंग द डिजायर्ड area for my business। यानी कि we have to define, we have to drive a strategy। closing down or shutting down a product should be your last option। कमर्शियल एक्यूमेंट कहता है कि आपने उसको कमर्शियली सोचना है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर मैं उसे मुंशियों या अकाउंटेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, नंबर 1। अच्छा, अब सर सवाल ये आता है कि सर कोई एक ऐसी एग्जांपल प्रैक्टिकल दे सकते हैं जो कि आपको कमर्शियल एक्यूमेंट का सोचते हुए उसने किया हो? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल दूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट मित्सुबिशी? मित्सुबिशी ना एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया, शुरू के साल में ना 200 गाड़ियां बनाई पहले साल में। और मित्सुबिशी ने ना अपने मिशन स्टेटमेंट में ये बात लिखी कि हम लोग जो हैं वो एक लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी हम लोग जो है ना लग्जरी गाड़ियां बनाते हैं। ठीक है भाई, मित्सुबिशी ने कहा कि हम लोग लग्जरियस कार्स बनाते हैं और उसने अपनी मिशन स्टेटमेंट में, यानी विजन और मिशन स्टेटमेंट को जब डिफाइन किया तो उसने कहा भाई हम लोग तो लग्जरियस कार्स को प्रोड्यूस करते हैं और हमारा मेजर एम है दुनिया के अंदर लग्जरी कार्स को प्रमोट करना। मित्सुबिशी ने ना पहले साल जब 200 गाड़ियां लॉन्च की ना तो उसमें से सिर्फ 10 गाड़ियां बिकी। मित्सुबिशी के एम्प्लॉइज ने कहा कि सर हमारी गाड़ियां बिक सकती है अगर हम 20% डिस्काउंट अनाउंस करते हैं। उसके सीईओ से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटेजिकली ये बात पूछी, लोगों ने कहा कि यार आप 20% डिस्काउंट अनाउंस करने जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी बातें हुई इसके ऊपर, लेकिन मित्सुबिशी ने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। और मित्सुबिशी ने क्या किया, मित्सुबिशी ने उन 180 गाड़ियों पे सिर्फ 190 गाड़ियों पे बुलडोजर चला के खत्म कर दी, खत्म कर दी। अच्छा जनाब, लोगों ने कहा कैसा बेवकूफ आदमी है यार, अपनी अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट को खत्म कर दिया। और आज मित्सुबिशी के नाम से ना, आज तो खैर इतना नहीं है लेकिन जर्मनी के अंदर बड़ा अभी भी मशहूर है,
आज मित्सुबिशी का नाम लग्जरियस गाड़ियों की प्रोडक्शन के टाइकॉन्स में आता है, मतलब हाईएस्ट लेवल पे मौजूद है। मित्सुबिशी ने सोचा कि यार अगर मैं लग्जरियस गाड़ियां प्रोड्यूस कर सकता हूं, अगर इफ आई एम एबल टू प्रोड्यूस लग्जरियस कार्स एंड ऑन एंड सो फोर्थ, अगर मैं उस दिन वो हरकत नहीं करता ना, तो आज मैं लग्जरियस कार के नाम से कभी भी नहीं जाने जा रहा होता। इसका मतलब है कभी कभी आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। नंबर 1, ये मेरी पहली एग्जांपल है। नंबर 2, ताजिकिस्तान में एक नया रेलवे स्टेशन क्रिएट किया गया और सोचा गया कि उस रेलवे स्टेशन को एक आउटस्कर्ट गांव के अंदर चलाया जाएगा। उस गांव के अंदर जब रेलवे स्टेशन को चलाया जाता था तो सिर्फ एक बच्ची वहां से अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए उस ट्रेन में चढ़ती थी और वो ट्रेन जाती थी आगे तक। इट वॉज अ प्राइवेट रेलवे स्टेशन। कंपनी से लोगों ने कहा गया कि ऑन एन एवरेज आप पर एनम बेसिस पे अराउंड 1.2 मिलियन डॉलर्स का नुकसान करते हैं। 1.2 मिलियन डॉलर्स का इस ट्रेन को चलाने की वजह से, सॉरी 0.12 मिलियन डॉलर्स का नुकसान करते हैं इस ट्रेन को चलाने की वजह से। तो आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स थे, फाइनेंस डायरेक्टर्स, जितने भी कंपनी के एडवाइजर्स थे, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स थे, उन सबने ये एडवाइस दी कि आपको ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन ताजिकिस्तान ने उस रेलवे को उस वक्त तक चलाया जब तक उस बच्ची ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर ली। इसका मतलब है कमर्शियल एक्यूमेन इज नॉट ओनली अ प्रॉफिटेबिलिटी वाली सोच। याद रखना मेरे बच्चा, कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी वाली सोच ही नहीं है। इनफैक्ट कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब है एक ऐसी सोच रखना जो प्रॉफिटेबिलिटी से बढ़ के हो। एक ऐसी सोच रखना जो प्रॉफिटेबिलिटी से बढ़ के हो। इसका मतलब है वी डोंट ओनली टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, वी वांट टू टॉक समथिंग व्हिच इज अबव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। यानी कभी कभी कुछ डिसीजन स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कमर्शियल सोच रखना, मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, मैं इसको मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा डिटेल के अंदर, इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, बीइंग सीए बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, स्केप्टिसिज्म मुझसे अच्छा तो तुम पहचानते हो। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट, स्केप्टिसिज्म मुझसे बेहतर तुम जानते हो, मुझसे अच्छा तुम पहचानते हो, और तुम्हें पता है स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है प्रोफेशनल शक। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है प्रोफेशनल शक। सुनना मेरी बात, neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad। सर क्या मतलब है neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad? भाई ना तो आप एक बंदे को अच्छा समझे, ना ही आप उस बंदे को बुरा समझे। कंसिडर अ पर्सन इक्वली गुड एंड बैड। समझना सर ये कैसे हो सकता है neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad? मैं अपने ऑडिट के पहले क्लाइंट पे था। मैंने अपने पहले क्लाइंट पे जाके, अपने एक छोटी कंपनी थी, मैंने उस कंपनी को के ओनर से मिला तो मतलब माशाल्लाह से बड़ा अच्छा अटायर, सर पे टोपी, टखनों तक उन्होंने अपनी शलवार पहनी हुई और 5 वक्त का नमाजी। जैसे ही मैंने उनसे मिला उन्होंने बोला सर बिलाल कैसे हैं आप, जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग ऑडिट के लिए ये वो। तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल की एंड मैंने कहा मैनेजर ये तो चोरी कर ही नहीं सकता, ये तो फ्रॉड कर ही, इसको तो आंख बंद करके मैं एक अनक्वालिफाइड, एक अनमॉडिफाइड, एक क्लीन रिपोर्ट दे देता हूँ। आपको पता होगा अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड का मतलब, मैं क्लीन रिपोर्ट दे देता हूँ, ये तो हाजी साहब है। मुझे उसने कहा, मैनेजर ने कहा बिलाल साहब यूज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा जनाब, और फोन बंद कर दिया। मैं अपने दूसरे क्लाइंट पे गया, नहीं मैंने उसी क्लाइंट पे उनका बेटा आया, उसका एक अजीब सा अटायर। क्या मतलब सर? उसने कान में बाली पहनी हुई, टॉन जीन्स, फुल ऑडी में से उतर रहा है, फुल शशके वाला बच्चा। मैंने मैनेजर को कॉल किया, मैंने कहा पक्का चोर का बच्चा है ये तो गारंटी और फ्रॉड करता होगा, ये तो गारंटी इसके अंदर तो कोई मसले मसाइल हो गए। मुझे मैनेजर कहता है बिलाल साहब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और फिर फोन बंद कर दिया। जब मेरी डिटेल में मैनेजर से बात होती है ना तो मैनेजर कहता है बिलाल साहब यूज स्केप्टिसिज्म स्किल्स। मैंने कहा क्या होता है ये? कहता है neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad, consider a person equally good and bad, you have to give reasonable assurance। स्केप्टिसिज्म नॉर्मली ऑडिट में चल रहा होता है ना तुम लोगों के पास, you have to give a reasonable assurance।
ठीक है, अगर तुम रीजनेबल एश्योरेंस देते हो तो यार वो चीज तुम्हारे लिए बड़ी पर्टिनेंट होती है। क्या यहां तक आपको सारी बात क्लियर हो गई है? जी बेटा, सॉरी आज क्लास की शुरुआत थोड़ी अजीब सी हुई है, बट इसमें यार मैं मतलब कुछ कर नहीं सकता था, है ना। वहां आपको हो गई। व्हाट अबाउट साद? जी साद बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल? साद बेटा क्लियर है आपको? साद आप हैं? चले आगे बढ़ते। चलो, इसका मतलब है हम ये बात समझ गए हैं कि प्रोफेशनल। अच्छा, अब एसबीएल के एग्जामिनर ने 20 मार्क्स, एसबीएल के एग्जामिनर ने 20 मार्क्स इस चीज के रखे हुए, इस चीज को दिखाने के। अच्छा जनाब, सर अगर 20 मार्क्स इसके हैं तो फिर 80 मार्क्स किसके? 80 मार्क्स में आपको मिलेगा बेटा टेक्निकल एरिया। आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, अब सर बिलाल एक काम करें ना, हमें जरा सा एसबीएल के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि है क्या, क्या पूछता है, क्या चीजें ज्यादा वो इनकॉर्पोरेट करता है एग्जाम में, और हमें थोड़ा सा आप डिफाइन कर देंगे ना तो हमारा जरा बेहतर हो जाएगा। यार मेरा कैमरा क्यों नहीं खुल रहा? एक मिनट में जरा कैमरा ऑन कर। हाँ, अगर आप हमें थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे ना तो हमें सर ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी बात। देखिए एसबीएल का एग्जाम है 4 घंटे का। 4 घंटे का मतलब सर, सर 4 hours, 4 hours मीन्स दैट आई हैव, अब देखो एसबीएल एग्जाम की बात कर रहे हैं, टोटल टाइम is equal to 4 hours multiplied by 60 minutes। इसका मतलब है 240 मिनट के आपका टोटल एग्जाम है। इसमें से आपको मैं रिकमेंड करता हूं, आपने रीडिंग के लगाने हैं 60 मिनट्स। आपने पेपर रीड करना है ना। देखो ये सीए नहीं है, सीए का बीएमएस नहीं है। बीएमएस में थ्योरी आती है, थ्योरी पढ़ते हैं, रट्टा लगाते चले जाते हैं। बेटा ये है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पेपर नंबर 1, और ये है कॉन्सेप्चुअल पेपर नंबर 2। इसमें तुम्हें मिलेगा एक कोर कॉन्सेप्ट, इसमें तुम्हें मिलेगा एक केस स्टडी, और तुम उस केस स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे होगे। तो यार इसके अंदर इसका मतलब है मेरे पास टोटल 180 मिनट्स राइटिंग के बचते हैं। इसका मतलब है मुझे 180 मिनट्स में कितने मार्क्स लेने हैं, कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं? सर मुझे 180 मिनट्स में 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है पर मार्क मेरे पास कितने मिनट है? सर मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइड बाय 100, 1.8 मिनट पर मार्क है। 1.8 मिनट पर मार्क मेरे पास अवेलेबल है फॉर एवरी पर्टिकुलर थिंग जो कि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि सर मेरे पास 1.8 मिनट पर मार्क अवेलेबल है। आओ इस पे मैं बात करता हूँ। सॉरी मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये देखो हमारे पास टोटल, मैं दोबारा दिखा दूं, टोटल टाइम जो है पूरे पेपर का 240 मिनट्स अवेलेबल है, जिसमें से हमारा रीडिंग टाइम है 60 मिनट्स, राइटिंग टाइम इज 180 मिनट्स। 60 माइनस 240 करूंगा तो 180 आएगा। अच्छा, 180 मिनट्स में मुझे 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब है कितने मिनट? 1.8 मिनट पर मार्क के लिए मैं जाऊंगा। अच्छा, अगर 1.8 मिनट पर मार्क के लिए मैं जाता हूं तो अब जरा समझना, रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम। देखो नॉर्मली 3 एग्जिबिट्स कंटेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन मल्टीपल क्वेश्चन। बेटा आपके पास 3 एग्जिबिट्स शुरू में होते हैं और 3 एग्जिबिट्स बाद में होते हैं। सर ये पेपर कुछ बता सकते हैं कैसा होता है? देखो सब लोग, बेटा पूरा पेपर 6 to 8 पेजेस का होता है। पूरा पेपर 6 to 8 पेजेस यानी अराउंड 1000 to 1200 वर्ड्स का पूरा पेपर आपके पास मौजूद होगा। यानी एक सिनेरियो दिया हुआ होगा,
अब उस सिनेरियो में क्या हो सकता है, उस सिनेरियो में कुछ एग्जिबिट्स दिए होते हैं, मिसाल के तौर पे वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स दे देगा। मिसाल के तौर पे आपने एक स्ट्रेटेजी बना पूछ रहा है, वो एक स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन हो रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट्स दे दिए, मीटिंग के मिनट्स दे दिए। बोर्ड फाइनेंस डायरेक्टर ने 4:16 पे ये बोला, लेट्स सपोज सेल्स डायरेक्टर ने 2:03 पे ये बोला, उसने ये बोला, तो पूरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपको प्रोवाइड कर दी एग्जिबिट नंबर 1 में। एग्जिबिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी देगा, एग्जिबिट नंबर 2 में मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे। एग्जिबिट नंबर 3 में कंपनी के बारे में एक लोकल प्रेस वाले ने कुछ छापा है, उसकी गुडविल के बारे में कुछ छापा है कंपनी की, तो उसकी कटिंग उठा के आपको दे दी एग्जिबिट नंबर 2 में, सॉरी 3 में। एग्जिबिट नंबर 4 में आपकी कंपनी के फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, आपकी कंपनी का कैश फ्लो दे दिया, आपकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, आपकी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उठा के दे दी। एग्जिबिट नंबर 5 में आपकी कंपनी के अंदर की रिस्क आइडेंटिफाई जो किए हैं इंटरनल ऑडिटर ने, वो दे दिए उठा के आपको। और एग्जिबिट नंबर 6 में एक प्रेजेंटेशन जो कि आपने आपकी कंपनी के एक इंटरनल डायरेक्टर ने बना के दिखाई है कि हमें ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो उठा के दे दी। अब आपसे कुछ सवालात पूछेगा, क्या? सुनो। नॉर्मली 3 exhibit contain information to be used in multiple questions. These are time consuming exhibits. First read these exhibit and do your marking and referencing. देखो आपका पेपर है लिखने वाला, आपने पेपर के अंदर वो लिखना है। आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप इन एग्जिबिट्स को पढ़ेंगे और उनको मार्क करेंगे, रीड करेंगे। यू हैव गॉट 60 minutes टू रीड एंड मार्क दीज एग्जिबिट्स, नंबर 1। नंबर 2 इज, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जिबिट्स में क्या होगा शुरू के? सर बोर्ड मिनट्स हो सकता है, एनुअल रिपोर्ट हो सकता है, अच्छा कंपनी की वेबसाइट उठा के दे सकता है, न्यूज़पेपर ने आपके बारे में कुछ बोला है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल दे सकता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या है ये, इंटरव्यूज दे सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सी बातें आ सकती है। अच्छा, फिर exhibit number 3 contain information to be used in one particular question. exhibit number 3 के बाद से जो भी exhibits होंगे ना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिलेट करेगा। सर इसको जरा डिटेल में समझाएं ना, हमें समझ नहीं आ रहा, वो बताता हूं। भाई देखो, तुम्हारे पास जो टोटल एग्जिबिट्स होंगे, बेटा वो 6 to 7 होते हैं, नॉर्मली 6, ज्यादा से ज्यादा 7, ठीक है। ओहो, टोटल एग्जिबिट आपके पास 6 या 7 होते हैं। अच्छा उसमें से, अच्छा और टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन भी कितने होते हैं सर? 5 या 6 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जो शुरू के 3, अब ये जो 6 और 7 एग्जिबिट्स है ना, ये 3 एग्जिबिट्स में डिवाइड करा दो। जो शुरू के 3 होते हैं ना, दीज आर जनरल एग्जिबिट, और टू बी यूज्ड इन ऑल 5 और 6 क्वेश्चंस। यानी ये 5 और 6 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें सारे ये शुरू के 3 एग्जिबिट हर जगह इस्तेमाल होंगे। ये शुरू के 3 एग्जिबिट्स हर जगह इस्तेमाल होंगे। जो आखिरी के 3 एग्जिबिट्स है ना, वो स्पेसिफिक होते हैं, और ये वो एग्जिबिट्स हैं जो कि आखिरी के क्वेश्चन से डायरेक्टली लिंक करेंगे। मिसाल के तौर पे वो क्वेश्चन में पूछता है, यूजिंग द प्रेजेंटेशन गिवन ऑन एग्जिबिट नंबर 5, please draft a memo to the general shareholders of the company using the, अब वो बोलता है, using the board minutes given in exhibit number 6, please draft an email to the let's suppose to the shareholders या CEO या external consultant या external auditor या internal auditor of the company। तो आपके पास एक बड़ा जबरदस्त काम मैं अब सिखाने जा रहा हूं। सर बिलाल, what if मैं 60 मिनट में पूरा पेपर नहीं पढ़ सका? स्टॉप, अब सुनना, आओ आगे बात करते हैं। Exhibit number 3 contains information to be used in one particular question. Just take a look of quick look of 1 or 2 minutes. After these
Read these after you have completed the reading of main exhibit. Include financial projections, any specific data. अब सवाल जो मैंने आपसे अभी पूछा, सर बिलाल अगर मैं रीडिंग टाइम पूरा नहीं कर सका, फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 मिनट में पूरा पेपर नहीं पढ़ सका, अगर मैं 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर नहीं पढ़ सका, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? सुनो, स्टॉप। अगर तुम 60 मिनट में पूरा पेपर नहीं पढ़ सके, रुक जाओ, जितना पढ़ा लिखना शुरू कर दो। रुक जाओ जितना पढ़ा, इसका मतलब है तुम 60 मिनट में इतने तो काबिल हो गए कि तुम शुरू के 4 एग्जिबिट पढ़ लोगे। इतने तो तुम काबिल हो कि तुम शुरू के 4 एग्जिबिट, अगर तुम्हारी बहुत ही पैथेटिक रीडिंग है ना तब भी तुम 4 एग्जिबिट पढ़ लो। अगर बहुत अच्छी रीडिंग है तो मेरे पास बच्चे ऐसे भी, लास्ट टाइम में बच्चा कहता है सर मैंने तो 30 मिनट में एग्जिबिट पढ़ लिया था, सारे एग्जिबिट, मैं तो 30 मिनट बाद ही रीडिंग टाइम शुरू हो गया। देखो मेरी एक बात समझो, एसबीएल पास करना है ना, पेपर कंप्लीट करके आना पड़ेगा। अगर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, 40,000 रुपए का नुकसान अलग होगा, 28,000 रुपए का नुकसान अलग होगा, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, और अटेम्प्ट का नुकसान अलग होगा। सीए बैकग्राउंड से आने वाला बच्चे के पास एक एज होता है कि उसके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पे हाथ बहुत साफ होता है, लेकिन उसके पास एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वो बेचारा जो है वो थ्योरेटिकल पेपर में थोड़ी सी मार खा जाता है, यानी कॉन्सेप्चुअल पेपर में थोड़ी सी मार खा रहा होता है, थ्योरी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पे मार खाता है। अब समझना बेटा, तुम्हारे पास 180 मिनट टोटल है, इसका मतलब है 100 मार्क्स के लिए तुम्हें 1.8 मिनट चाहिए। कीप ट्रैक ऑन योर टाइम। सर ट्रैक कैसे होता है? आओ तुम्हें ये समझाता हूं। ट्रैकिंग योर टाइम, यार क्वेश्चन मिसाल के तौर पे इसको जरा नीचे करके सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास क्वेश्चन 1, ठीक है, और तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 मौजूद है। ठीक है, आप जरा समझना मेरी बात। 7 मौजूद है बेटा, याद रखना हर क्वेश्चन के मार्क्स लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, चौथा इज ऑफ 25 मार्क्स, पांचवा इज ऑफ 25 मार्क्स, छठा इज ऑफ 10 मार्क्स एंड सातवां इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं सम ऑफ ऑल। ये सारे क्वेश्चन का हमारे पास सम आ जाएगा, नहीं ये ज्यादा हो गए, 15 एंड 5। अब समझना मेरी बात को, अगर मेरे पास मार्क्स लिखे है ना तो हमारे पास एक वॉच होना जरूरी है पेपर में। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ेंगे तो पेपर निकलेगा ना भाई। सर टाइम, इसका मतलब है एक सिंपल सा काम करता हूं, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.8, 36 मिनट। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं और ये वाला फॉर्मूला इस पे लगा दूं तो मेरे पास बन जाएंगे 200। ओहो, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला हम लगाए तो दिस मीन्स हमारे 100 मार्क्स हैं, और यहाँ पर अगर हम सम का फॉर्मूला इंक्लूड करते हैं तो दिस मीन्स हमारे पास 180 मिनट्स है। तुम हर क्वेश्चन के ऊपर लिखोगे टाइम। मिसाल के तौर पे तुम क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हो, 20 मार्क्स का है, 36 मिनट लिखना जरूरी है। अब मेरी बात समझो, keep track on your time, write ending time in front of each question as soon as you receive the question paper। पहला काम तुमने ये करना है, जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है तुमने उस पे एंडिंग टाइम लिख देना है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 अगर
12 बजे शुरू हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 अगर तुम्हारा 12 बजे शुरू हो रहा है तो 12:36 पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, देखो पेपर पूरा नहीं करोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ पेपर नहीं निकलेगा। ये पेपर का पासिंग रेशो कम है। लास्ट अटेम्प्ट में भी, इससे लास्ट अटेम्प्ट में भी पेपर का पासिंग रेशो थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन इस पेपर का पासिंग रेशो इज इक्विवेलेंट टू सीए के पासिंग रेशो के करीब करीब आ जाता है। सीए से बेहतर है लेकिन फिर भी कम है। Keep an eye and watch and strictly follow the ending time mentioned against the paper. यार हर वो चीज जो कि तुम्हें पेपर में मेंशन की हुई है तुम्हें वो देखनी है, प्लस तुमने एंडिंग टाइम पे पूरा पूरा भरोसा रखना है। सवाल सर 2-3 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन, सर मैंने एंडिंग टाइम 36 मिनट में एक क्वेश्चन करना था, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन 36 मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ। अब कंप्लीट नहीं हुआ तो 3 काम हो सकते हैं। सर मेरी 2 लाइन रह गई है, सर मेरा तो आधा पेज बाकी है, सर मेरा तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो सोचने में ही लग गया। नंबर 1, अगर तो तुम्हारी 2 लाइन रहती है लिख लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके लिख लो और आगे बढ़ो। अगर आधा पेज बाकी है वो आधा पेज छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाओ। पेपर को कंप्लीट करना लाजमी है, पहली बात। और अगर कुछ नहीं आ रहा तो जाहिर आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन उठा लो, टाइम नहीं वेस्ट करो अपना। अच्छा, लेंथ ऑफ योर आंसर 5 लाइन पर टोटल मार्क एक्सक्लूडिंग फॉर्मेट। मैंने सारी चीजें बनाई हुई है भाई, तुम लोगों के लिए काम करके बैठा हूं मैं। 5 लाइन पर टोटल मार्क्स रखना है तुमने, 5 लाइन पर टोटल मार्क्स रखना है तुमने, और इसमें से फॉर्मेट एक्सक्लूड कर दो। यानी कि 5 लाइन आपने लिखनी है 1 मार्क्स के लिए, तो इसका मतलब है 20 मार्क्स है तो 100 लाइन लिखनी है। ठीक है, 20 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 5 लाइन मीन 100 मार्क्स ना, 100 लाइंस लिखनी। 100 लाइंस का मतलब है अराउंड 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं आपने। समझ आई बात? अच्छा, अब मैंने सारी चीजें बनाई हुई है तो ये भी बनाया हुआ मैंने। नंबर ऑफ पॉइंट्स, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। इसका मतलब है तुमने अगर 2 मार्क्स हासिल करने हैं तो तुम्हें 1 वैलिड पॉइंट देना है। ये मैं नहीं बोल रहा, एसबीएल के एग्जामिनर ने कमेंट में बताया भाई बात। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। अगर तुमने 2 मार्क्स हासिल करना है तो तुम्हें एक वैलिड पॉइंट लिखना है, और एक वैलिड पॉइंट लिखते हैं 5 लाइन के अंदर, एक्सेप्शन वीकनेस के अंदर। अगर तो वो आपसे देखो, एक ऑडिट का सवाल आपको पता होगा, आप लोगों ने ऑडिट पढ़ा हुआ है, तो और एक ऑडिट का सवाल आता है इफ वीकनेस प्लस रिकमेंडेशन मांगी है। देखो वो बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल वीकनेस बता दो और इंटरनल कंट्रोल की रिकमेंडेशन बता दो, तो एक वीकनेस एक रिकमेंडेशन बताने पे तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर वो बोलता है रिकमेंडेशन भी बता दो, इम्प्लीकेशन भी बता दो और वीकनेस भी बता दो, यानी वीकनेस बताओ, उसका इम्पैक्ट बताओ और उसकी रिकमेंडेशन बताओ, तो 1 पॉइंट लिखने का तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है अगर 20 मार्क्स में वो तुमसे पूछता है वीकनेस बताओ, इम्पैक्ट बताओ, रिकमेंडेशन बताओ, और एक वीकनेस बताने के 4 मार्क्स, तो तुम्हें 5 वीकनेस बताने के 20 मार्क्स मिल जाएंगे। आसान नहीं है पेपर? क्या है क्या पेपर में? 5 वीकनेस बताने के 20 मार्क्स, 5 4 20। 5 वीकनेस, उसका इम्पैक्ट और उसकी रिकमेंडेशन बताओ, 20 मार्क्स हासिल कर लो। नंबर 1, एसबीएल का एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट अ ट्रायंगल। तुम्हारा टाइम पहली चीज, तुम्हारा लेंथ ऑफ आंसर दूसरी चीज, तुम्हारे नंबर ऑफ पॉइंट्स तीसरी चीज। तुम्हारा टाइम पहली चीज, तुम्हारा लेंथ ऑफ आंसर दूसरी, और तुम्हारे नंबर ऑफ पॉइंट तीसरी। बेटा एसबीएल इज स्मार्ट स्टडी। सर कैसे स्मार्ट स्टडी? ये मैंने सीए के अंदर भी अपना किया था और मैं एसीसीए के अंदर भी मैं यही अप्रोच अपनाता हूं, बहुत बेहतरीन अप्रोच है। सर जब तुम्हारे सामने पेपर आता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में 2 बातें आती है, ये पेपर का ये सवाल डुएबल है और ये सवाल डुएबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम हर क्वेश्चन के आगे ना मार्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल बना लो तुम्हें समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी, मतलब इजी फॉर मी, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज इजी फॉर मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज, सुनना, वेरी इजी फॉर मी,
क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज हार्ड एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी हार्ड एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज आल्सो वेरी हार्ड. अब सुनना, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और एक एसबीएच का स्मार्ट स्टूडेंट में फर्क. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, सीक्वेंस फॉलो करूंगा, मर जाऊंगा सीक्वेंस फॉलो करूंगा. सुनना, वेरी हार्ड क्वेश्चन. अच्छा, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ना दो काम करेगा. अब जरा ये भी देख लो, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट दो काम करेगा भाई. एक काम ये करेगा टाइम और मार्क्स. समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनना है आपने. बेटा, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने कहा मैं सीक्वेंस फॉलो करूंगा. हार्ड वर्कर कौन होता है? जो सीक्वेंस फॉलो करता है. स्ट्रिक्टली सीक्वेंस फॉलो करूंगा. एक मिनट. सही है, हर स्ट्रिक्टली सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं. अब सुनना, टाइम. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टाइम 36 था. इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम. ही टुक अराउंड 45 मिनट्स. हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ही टुक अराउंड 35 मिनट्स. देखो, जो चीज वेरी हार्ड है वो सबके लिए वेरी हार्ड है. जो चीज सबके लिए वेरी हार्ड टू अटेम्प्ट है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन इन टाइम. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए, अच्छा पहले मैं जरा यहाँ पे सम भी लिख लूँ ना, ताकि मैं आगे ना निकल जाऊं टाइम से. हमने 180 मिनट्स का ख्याल रखना है. अब सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने इजी क्वेश्चन 18 मिनट में ही अटेम्प्ट किया और बड़ा आसान था. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, 45 मिनट्स का था, उसने 50 मिनट्स लगा दिए इसके अंदर. और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, इट वाज इजी, और उसने इसके अंदर लेट्स सपोज 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए, 30 मिनट्स लगा दिए. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने इसके अंदर आया ही था कि 2 मिनट लगाए और नील कोई मिनट नहीं लगा सका. ठीक है, अब मेरी बात समझो, मार्क्स पे आओ. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन वेरी हार्ड अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से उसके मार्क्स आउट ऑफ 20 आ जाए. रहे हार्ड वर्किंग है तो हार्ड क्वेश्चन है तो 8 ही आएंगे, ज्यादा थोड़ी आएंगे. एसबीएल का एग्जाम है, प्रोफेशनल है, कोई बच्चों की खेल नहीं है. सर 15 मार्क्स का भी वेरी हार्ड था, उसके अंदर उसने जो है वो लेट्स सपोज 6 मार्क्स अटेन किए. इसका भी मैं सम कर लूँ ताकि हम बाहर ना हो जाए. ठीक है, 6 मार्क्स अटेन किए. इजी क्वेश्चन में उसने लेट्स सपोज 8 मार्क्स अटेन कर लिए. हार्ड क्वेश्चन के अंदर उसने लेट्स सपोज 18 मार्क्स अटेन किए. इजी क्वेश्चन में उसने लेट्स सपोज 12 मार्क्स, इसमें एक मिनट, हार्ड के अंदर उसने इजी क्वेश्चन में उसने जो है वो 7 मार्क्स अटेन किए. हार्ड के अंदर उसने 15 नहीं करो, उसको 16 कर दो, 16 मार्क्स अटेन किए. इजी क्वेश्चन में उसने 12 मार्क्स अटेन किए. और वेरी इजी जिसमें उसने टाइम नहीं लगाया उस पे 0 और 0 अटेन किया, वो 49 पे हो गया फेल. 49 पे हो गया फेल. अब स्मार्ट वर्कर जो सर बिलाल का स्टूडेंट है, ठीक है, और वो स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं. सुनना, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ. सर जी, स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट ने सोचा मैं सर बिलाल की स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा, जो सर बिलाल अपनी पढ़ाई में भी करते थे. मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 6. वेरी इजी है, मैं इस पर टाइम लगाऊंगा 20 मिनट. बेहतरीन हो गया. अच्छा, ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा दो जरा. 20 मिनट मैंने लगाया और फिर मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 3. मैं इस पर टाइम लगाऊंगा 11 मिनट. फिर मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 5. मैं इस पर टाइम लगाऊंगा 18 मिनट. फिर मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 7. मैं इस पर टाइम जरा समझना, हाँ मेरी बात. मैं इस पर टाइम लगाऊंगा 9 मिनट है ना, 10 मिनट लगा लो, ज्यादा लगा रहा हूँ मैं जान पूछ के. मैं फिर अटेम्प्ट करूंगा हार्ड वाला क्वेश्चन. सर मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ 45 है ना, मैं 50 मिनट्स लगा लेता हूँ.
और फिर मैं करूंगा वेरी हार्ड वाला बड़ा सवाल अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैं जितना टाइम यहाँ मैंने लगाया उतना ही टाइम मैं यहाँ लगा देता हूँ। हार्ड वर्कर और इसमें दरमियान फर्क क्या है। और मैं इस पे अब मेरे पास बचेगा कितना, 6 मिनट 60 70 80। मैंने कहीं ज्यादा कम टाइम नहीं लगा दिया। अच्छा यहाँ कम टाइम लगा दिया। यहाँ पर इजी है ना, तो मैं इस पे लगाता हूँ 20 मिनट्स। हाँ 63 7, तो यहाँ मैं लगाता हूँ 17 मिनट। तो मेरा ये इस तरह सॉल्व हुआ। आप समझ रहा मेरी बात को। सर मैंने सबसे पहले वेरी इजी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें मेरे पास 10 मार्क्स थे, मैंने उसमें ले लिए 9 मार्क्स। फिर मैंने इजी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें 5 मार्क्स थे, मैंने उसमें लिए 4 मार्क्स। और फिर मैंने इजी वाला किया जिसके अंदर मैंने लिए 13 मार्क्स। और फिर मैंने इजी वाला किया, इसमें मैंने लिए 8 मार्क्स। ये फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करवा देते हैं, आप देखेंगे अभी। फिर मैंने सर हार्ड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसके अंदर 25 में से मैंने लिए 16 मार्क्स। ये देखो मैं ऑलरेडी पास हो गया। फिर सर मैंने फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसके अंदर मैंने लिए 20 में से जितने मार्क्स इसने लिए। ये देखो मैं ऑलरेडी पास हो गया। इसका मतलब कंक्लूजन, एसबीएल में सीक्वेंस फॉलो करना गुनाह कबीरा है। जो सीक्वेंस तुम्हें समझ आएगी तुमने वो फॉलो करनी। एसबीएल में सीक्वेंस फॉलो करना गुनाह कबीरा है, जो सीक्वेंस तुम्हें समझ आएगी वो तुमने फॉलो करना। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, या मैं ही बातें कर रहा हूँ और आपके ऊपर से जा रही हैं? मुझे जरा एक बार कंफर्मेशन दें। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज लेट मी नो। क्या सबको समझ आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। साथ आप भी है ना, कुछ बोले तो सही। अच्छा, what to do what to do if the time is up? Leave some lines, move to the next question. If the end in the end you are left with the time, then you can always come back and complete the entire structure. सर अब आपके पास एक, अब मिसाल के तौर, अब सारी बातें आपने समझा दी। वेरी गुड सर, बड़ा मजा आया आपसे पढ़ के। अब सर आप हमें एक बात समझाए। सर हाउ मेनी मार्क्स? मार्क्स 100 है। टेक्निकल मार्क्स आउट ऑफ 100 80 है। प्रोफेशनल मार्क्स आउट ऑफ 100 20। इसका मतलब है टोटल 100 मार्क्स। टेक्निकल में हमारे पास क्या आता है समझो। टेक्निकल एरिया में हमारे पास ऐसी क्या चीजें आती है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझो। सर सबसे पहले हमारे पास टेक्निकल एरिया में आता है हमारा, एक मिनट, हाँ, टेक्निकल एरिया में सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, देन वी हैव leadership, then we have new topics, AI, artificial intelligence. Fourth is disruptive technologies. Number fourth we have big data. Fifth we have audit and controls. Sixth we have ethics. Seventh we have motivational theories. Eighth we have
8 वी हैव मोटिवेशनल थ्योरीज आ जाता है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ सकता है, लीडरशिप आता है हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। 9th वी हैव अदर मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल के बाद प्रोफेशनल के अंदर हमारे पास नंबर 1 हमारे पास आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 2 skepticism skills, number 3 evaluation skills, number 4 analysis skills, number 5 कमर्शियल एक्यूमेन स्किल्स। लेकिन ये सारे मार्क्स अटेन करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स का पता होना जरूरी है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, रिस्क रजिस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स अटेन करने के लिए तुम्हें ये दोनों चीजें का पता होना जरूरी है, और इन दोनों चीजों को पता होने के लिए तुम्हें ये टेक्निकल एरिया पढ़ना जरूरी है, ये टेक्निकल एरिया पढ़ना जरूरी। अब सवाल, सर जी, सर बिलाल हमें ये बता दे अब हम क्या करें। देखो, वी आर प्लानिंग 3 to 4 classes per week। अच्छा, एक सवाल, सर मैं बिना क्लास लिए भी पेपर पास कर सकता हूँ? कर सकते हो, 110% कर सकते हो, लेकिन मेहनत डबल लगेगी, खुद से चीजें करने में टाइम लगेगा। मैं इन 3 to 4 क्लासेस में क्या करूंगा? आई बिलीव ऑन रिगरस प्रैक्टिस। मेहनत करना और मेहनत को स्मार्टली करने में फर्क है। बेटा मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, आई विल टेक अराउंड 100 प्लस क्वेश्चंस इन क्लासेस। हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन क्लासेस में करेंगे। इन क्लास, ठीक है, प्लस ऑल नोट्स इन पीडीएफ। मैं आपको हर सारे नोट्स पीडीएफ और हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ईच मतलब ये टोटल आवर्स जो होंगे इसके फॉर द कोर्स इज 160 प्लस आवर्स। अब एक बात मैं जो आपसे करना चाह रहा हूं, जरा सुनना, और किसी का कोई सवाल है तो बताओ जी प्लीज। अच्छा, किस किस दिन क्लास होगी? बेटा नॉर्मली हमारी होती है सैटरडे संडे को। अच्छा, सैटरडे संडे को सुबह में होगी, मतलब सैटरडे संडे को होती है हमारी 2 से 4। सैटरडे को तो, संडे को तो मसला नहीं है ना तुम्हें? सैटरडे संडे को या है? हम आप सैटरडे संडे को तो इशू नहीं है ना सुबह में? ऑफ होता है, बस सही है। तो सैटरडे संडे को होगी सुबह में, और दूसरी क्लास हमारी होगी, तीसरी क्लास हमारी होती है वेनेसडे वाले दिन।
वेनेसडे वाले दिन को 6:30 ऑनवर्ड्स होती है हमारी, 6:30 to 10 भी चलती है, 10-11 ओ क्लॉक तक भी जाती है, 6:30 ऑनवर्ड्स वेनेसडे। किसी का और कोई सवाल है तो बताओ, नहीं तो फिर हम यहाँ तक एंड करेंगे।